बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम इस साल के उस पड़ाव पर हैं जहां पर ज्यादातर सेक्टर्स की एक्सपेक्टेशंस, ज्यादातर उम्मीदें बदलनी शुरू हो जाती हैं और कहा जाता है कि अगर अर्थव्यवस्था अगर उसे बढ़ावा देना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें जान फूकी जा सके। ये उद्योग तो छोटे होते हैं लेकिन इनके सपने जो होते हैं काफी बड़े होते हैं और शायद यही वजह है कि इनकी उम्मीदें भी काफी ज्यादा ऊंची हो जाती है जब भी बजट नजदीक आता है। आज हम बजट में जो चर्चा करेंगे कैंपस के अंदर, तो आज देश के जो बड़े कैंपस है जो कि IIM अहमदाबाद का कैंपस कहा जाता है वहां मौजूद है। क्या कुछ उम्मीदें हैं तमाम सेक्टर्स की, तमाम स्टेक होल्डर्स की, जहां तक एमएसएमई सेक्टर की बात की जाए और स्टार्टअप्स की बात की जा सके। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट को लेकर के, क्या कुछ रियायत चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं ये एमएसएमई सेक्टर के लोग और स्टार्टअप्स से जुड़े हुए लोग। इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और काफी बड़ा और खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आपको उस पैनल से रूबरू हम करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जय नारायण व्यास जो कि जाने माने अर्थशास्त्री है, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर थानवी जो कि GM है सिडबी के, ऐसा स्वागत है आपका। भागेश सोने जी एंटरप्रेन्योर की दुनिया में एक अच्छा खासा और बड़ा नाम माना जाता है और फार्मा की अगर बात की जाए तो रिप्रेजेंटेटिव और एसोचैम की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही हिमानी बख्शी हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव, मैक्रो इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ दिनेश नवाड़िया जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट है सूरत डायमंड एसोसिएशन एमएसएमई की अगर बात की जाए। और इस पूरे शो को मॉडरेट करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर धीरज शर्मा जो कि मॉडरेट करेंगे और जो बड़े सेगमेंट्स हैं जो कि चैलेंजेस या फिर जो उम्मीदें हैं उनको सेगमेंटाइज करने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर चर्चा किन मुद्दों पर या किन बड़े मुद्दों पर की जाए। लेकिन इस राउंड की शुरुआत करें उससे पहले ओपनिंग में तमाम जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे 2 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है उनकी एमएसएमई सेक्टर को लेकर के। व्यास जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। एमएसएमई की अगर बात की जाए क्या कुछ बड़ी आपकी उम्मीदें हैं इस बजट की अगर बात की जाए तो? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि बजट जो है वो कोई अकाउंटेंट स्टेटमेंट नहीं है। बजट ये पॉलिसी स्टेटमेंट है और वो पॉलिसी निर्देशों को लेके आता है जो पॉलिसी निर्देशों की वजह से जिस सेक्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो सेक्टर को बढ़ावा मिले। अब वो सेक्टर की क्या अहमियत है वो भी हम समझे। अगर हम पर यूनिट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जहाँ तक बड़ी इकाइयों का सवाल है उसके सामने अगर हम देखें तो छोटे और मध्यम इकाइयों में ज़्यादा रोजगारी देने की, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की क्षमता है। ये इनकी एक विशेषता है और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब इस देश में हम जीडीपी के बढ़ावा के साथ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी इस चिंता से ग्रस्त है, तब ये बात हमें समझनी होगी। दूसरी जो बात है इनकी जो अहमियत रखती है वो अगर हम इनको ये समझे कि ये छोटे लोग हैं, क्वालिटी के बारे में इनको कुछ मालूम नहीं है, मैं मानता हूँ गलत होगा। जहाँ तक इस देश से निर्यात का सवाल है, करीब 1/3 सीधी निर्यात और 50% अगर वो निर्यातों को और जो बड़े यूनिट, बड़ी इकाइयाँ जो लेती है उनके साथ अगर हम जोड़ें तो वो 50% निर्यात के लिए भी यही सेक्टर जिम्मेवार है। यानी कि एक तरह से बैकबोन आप मानते हैं इस सेक्टर को, साथ ही साथ जॉब क्रिएशन का भी एक तरह से दारोमदार इस सेक्टर पर रहता है। छोटी सी बात में कह के मैं समापन करूंगा। गुजरात का जो आज का सिनेरियो है, गुजरात 8वें नंबर पे था जब गुजरात अलग राज्य बना। 90 में गुजरात 1 नंबर पे आया और वो 1 नंबर पे लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो गुजरात के मध्यम और छोटी इकाइयों को जाता है, जिसमें से आज की निरमा पैदा हुई, आज की रसना पैदा हुई, आज का टोरेंट पैदा हुआ, आज की कैडिला पैदा हुई। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे उठाया है क्योंकि गुजरात एक तरह से रोल मॉडल बनकर के निकल करके आए अगर एमएसएमई की बात की जाए। लेकिन थानवी साहब आप समझने की कोशिश करेंगे क्या वो बड़ी बातें होंगी जो आपको लगता है कि इस बजट में आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, चूंकि आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र को मैं यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तो मैं तो यही उम्मीद रखूँगा कि आने वाले बजट के अंदर में जितने भी लघु, सूक्ष्म और मध्यम दर्जे की इकाइयाँ हैं इनके लिए कुछ इस तरीके की चीज़ें बजट के अंदर में प्रस्तावित की जाएं जिससे कि आने वाले समय के अंदर में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी ट्रांजैक्शन करें वो डिजिटल करें, कैशलेस करें और उसके लिए इनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं। इसके अलावा किस तरह से इन लोगों ने पिछले 2-3 महीनों का जो भी दौर चला था उसको कैसे टाइड ओवर करके फिर भी बड़े रेजिलियंस दिखाई है,
तो उसके लिए इस सेक्टर को कुछ ना कुछ तो आप चाहते हैं कि प्रोत्साहन डिजिटल मिलना पे चाहिए। काफी इंसेंटिव्स की आप उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, भागेश जी, क्या कुछ आपका पर्सपेक्टिव या फिर उम्मीद रहेगी? इस बार जो इस वर्ष का बजट है, इन पिछले 2 वर्षों में अगर हम देखें तो स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, काफ़ी सारे ऐसे महत्वपूर्ण सरकार ने स्टेप्स लिए हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बजट का ईयर बन जाता है, बिकॉज जीएसटी का भी इम्प्लीमेंट होने की तैयारी है। गुजरात की अगर मॉडल की बात करें तो उसमें क्लस्टर है, एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एक कंपोजिशन जहाँ पे कि एमएसएमई और क्लस्टर का कंपोजिशन हो, जहाँ पे आपके मार्केटिंग को और आपके ब्रांडिंग को, आपके फिनेंसिंग को और इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा महत्व मिलता है। क्लस्टर प्लस एमएसएमई गुजरात मॉडल रहा है और एसोचैम ने एक सर्वे किया था, गुजरात सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है क्लस्टर्स एस्टैब्लिश करने में। अगर इस बजट में भारतीय सरकार ऐसे कुछ स्टेप्स ले आए जहां पे पूरे भारत में क्लस्टर एस्टैब्लिश्ड हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दशक भी इसीलिए है क्योंकि 1991 से लेके 2001 तक भारत की जो प्रजा है, भारत की प्रजा करीबन 24.8 करोड़ बढ़ी है जी। और उसके बाद 2011 से अगर हम 2001 से 2011 ले तो सिर्फ 17 करोड़ बढ़े हैं। तो ये जो 20 वर्ष है ये जॉब क्रिएशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो युवाओं को हमें प्रोत्साहित करने के लिए बजट में ऐसे कुछ कानून, कुछ नियम और कुछ फैसिलिटीज लानी पड़ेगी कि एक युवा जो है वो जॉब सीकर न बने, जॉब क्रिएटर बने। यही फोकस सरकार का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे जॉब सीकर से एक जॉब गिवर बन सके। हिमानी जी, आपसे समझना चाहेंगे मैक्रो इकोनॉमी लेवल पर एमएसएमई सेक्टर क्या कुछ उम्मीद कर सकता है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगी। पिछले 2-3 साल का अगर आप बजट देखें तो रिलेटिवली एमएसएमई को ज्यादा मिला है। पिछले साल के बजट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिन के कुछ 3000 करोड़ रुपए का प्रोविजन एमएसएमई के लिए किया गया था। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम एमएसएमई को एक समझते हैं जबकि उसमें काफी सारा फ्रेगमेंटेशन है। पहला चीजें देखा जाए तो एमएसएमई में जब हम बोलते हैं कि 38% कंट्रीब्यूशन टोटल वैल्यू आउटपुट में करता है तो उसमें से 30% तो सिर्फ सर्विस सेक्टर करती है, 8% ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा एक फ्रेगमेंटेशन अगर समझना है तो वो है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। जितनी भी हमारी एमएसएमई है उसमें से 94% एमएसएमई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आती है। तो उनको जो भी सरकार की स्कीम्स या जो भी प्रोविजंस आता है उनका सीधा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो चाहे आप टैक्स रिबेट की बात करें, हम जिसकी भी बात करें, उनको तो वो प्रोविजन मिलता ही नहीं है। सो अब अगर कोई पॉलिसी आती है तो उन चीजों को ध्यान में रख के आ जानी चाहिए। फोकस ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर पर हो सके क्योंकि हम लोग इनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसको एक ना गिना जाए, वो फ्रेगमेंटेशन को समझना जरूरी है। ठीक है, दिनेश जी, आपके पास समझना चाहेंगे क्या कुछ वो बड़ा आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इस बजट में पूरा होता हुआ दिखाई दे आपके लिए? ऐसे डायमंड इंडस्ट्री की बात करें तो आज डायमंड इंडस्ट्री के माध्यम से 1,35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। जीडीपी के अंदर 7% का हिस्सेदारी है, फॉरेन एक्सचेंज में 14% हिस्सेदारी है। आज ऐसे देखें तो डायमंड इंडस्ट्री के पर जो जीएसटी लागू होने जा रहा है, इसके कारण ऐसे देखें तो एसएमई सेक्टर 90% एसएमई सेक्टर के माध्यम से ही पॉलिसिंग का कारोबार होता है और अनऑर्गेनाइजेशन पूरा सेक्टर है। तो बैंकिंग जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए फाइनेंस की, वो आज 17% जैसी फाइनेंस फैसिलिटी, उसमें कम रेट होना चाहिए। जीएसटी 0% होना चाहिए और जो भी टर्नओवर टैक्स की डायमंड इंडस्ट्री के जो सालों से हमारी डिमांड है वो भी फुल होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि जो डायमंड इंडस्ट्री है इसको जीएसटी के एम्बिट से कहीं ना कहीं बाहर रखा जा सके ताकि फायदा होता हुआ दिखाई दे इस सेक्टर को। तो ये राउंड 1 हमने करा है और ये जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ एक तरह से बड़े तौर पर, मोटे तौर पर कुछ एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन धीरज जी जो कि हमारे शो के मॉडरेटर हैं, इनसे समझना चाहेंगे। धीरज जी, क्या कुछ वो बड़े सेगमेंट हो सकते हैं जिसपे अब चर्चा की जाए और उस दिशा में आगे बढ़ा जा सके? देखिए, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है इसकी देश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम सबको मालूम है तकरीबन 30-35% तो ये जीडीपी को कंट्रीब्यूशन देता है। अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स में भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मोर देन 40% एक्सपोर्ट्स जो हैं
वो लघु उद्योग और सूक्ष्म और मध्यम उद्योग से आते हैं। तो इसके जो अगर ब्रॉड हम टॉपिक देखें जिसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, जिसके ऊपर बजट का फोकस हो सकता है, वो प्राइमरीली मुझे लगता है कि फाइनेंस किस तरह से हो और क्या क्या बजट में प्रोविजन हो सकते हैं जिससे कि इनको वित्तीय प्रावधान मिल सके। टैक्सेशन कि टैक्स में कुछ रिलीफ मिल सकता है या टैक्स में कुछ इंसेंटिव मिल सकता है, कुछ सब्सिडीज आ सकती हैं, कोई क्रेडिट बेस्ड सब्सिडाइजेशन, ऐसा कोई सिस्टम, कोई और प्रावधान हो सकता है या नहीं। तीसरा, अभी हम कैशलेस की बात कर रहे हैं डीमोनेटाइजेशन के दौर में, तो कैशलेस का क्या इसके ऊपर असर होगा, उसको मिटिगेट करने के लिए क्या पॉलिसीज़ या क्या बजट में प्रावधान हो सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। जॉब क्रिएशन हमेशा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि जॉब्स में हम स्किलिंग भी देख सकते हैं और वोकेशनल एजुकेशन भी देख सकते हैं, और अगर हम कहें ट्रेन द टीचर्स या ट्रेन द ट्रेनर्स, उसको भी देख सकते हैं। उसमें सरकारी प्रावधान क्या रहेगा और उसमें सपोर्ट मिलेगी या कोई नई पॉलिसी आएगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे ज़रूरी है वो ब्रांडिंग, मार्केटिंग, MSME प्रोडक्ट्स का। मैं आपको एक उदाहरण देके उसके बाद मैं डिबेट के लिए बाकी पैनलिस्ट को प्रोत्साहित करूंगा। फॉक्सकॉन नाम की एक कंपनी है, वो जो भी लघु उद्योग से ही शुरू हुई थी चाइना में और ताइवान में, एक्चुअली चाइना में तो उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं। आज आप लोगों को ये शायद ज्ञान होगा कि वो कंपनी $150 बिलियन बड़ी कंपनी है, $150 बिलियन उसका रेवेन्यू है, यानी कि करोड़ में अगर हम उसे कन्वर्ट करें तो तकरीबन वो 10 लाख या 11 लाख करोड़ के बीच में उसकी रेवेन्यू है। एप्पल दूसरी तरफ से एक और कंपनी है जो कि उससे भी मेरे ख्याल से 3 या 4 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है। 2007 में एप्पल ने अपने प्रोडक्ट बनाने शुरू किए थे और फॉक्सकॉन उनके सारा प्रोडक्ट का निर्यात फॉक्सकॉन में होता है। व्हाट इज दी ग्रॉस मार्जिन, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन, जिसके ऊपर एप्पल ऑपरेट करता रहा है इन 9 सालों में और फॉक्सकॉन ऑपरेट करता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एप्पल का मार्जिन 28 से 40% रहा है और फॉक्सकॉन का मार्जिन 0.6 to 1.8% रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमारे MSME प्रोडक्ट्स जो हैं वो एप्पल की तरह बिकेंगे या फॉक्सकॉन की तरह बिकेंगे। तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्या बजट में ऐसा प्रावधान होता है कि हम नेशनल अम्ब्रेला ब्रांड बनाएं, नेशन ब्रांड, जिसमें सब ब्रांड्स जो हैं वो MSMEs के रहें। जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के नीचे भी 50 ब्रांड्स हैं, पतंजलि के नीचे भी 50 ब्रांड्स हैं, बट एक अम्ब्रेला ब्रांड जो है वो उनको एक मार्केटिंग की शक्ति देता है और जो कि लघु उद्योग के जो लोग हैं, सूक्ष्म उद्योग के, मध्यम उद्योग के लोग हैं, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, रिक्रूटमेंट में मदद करता है, रेवेन्यू में मदद करता है। तो ये एक और टॉपिक है जिसके ऊपर चर्चा हो सकती है। तो ब्रांडिंग पे आपका लेकिन खास फोकस है, लेकिन ताकि हम लोग इंडिया जो अपनी MSME सेक्टर है उसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को बना सके। शुक्रिया ये सब तमाम सेगमेंटाइज करने के लिए तमाम प्रोडक्ट्स को, लेकिन यहाँ जो ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरा सवाल ये है, और ये प्रश्न अक्सर हमें आते रहते हैं उद्योग साहसिक से, कि अब जो फंडिंग है वो काफ़ी पिछले 2 साल में सूख गई है, तो उनको जो शुरुआत के लिए चाहिए एंजल इन्वेस्टमेंट फंडिंग जो चाहिए, उसके लिए अगर इंसेंटिवाइज किया जाए एंजल इन्वेस्टर को, क्योंकि जो स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी है उसमें स्टार्टअप्स के लिए तो है प्रोत्साहन, लेकिन पहले तो फंड से शुरुआत चाहिए, तो फंड्स आने चाहिए। 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है इन फॉर्म ऑफ द इक्विटी, तो अगर उसको इंसेंटिवाइज किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरा चीज़ जो है वो डेट फंड के लिए है, सिडबी का फंड ऑफ फंड्स है, लेकिन सिडबी में भी काफ़ी सारी, चूंकि GM साहब सिडबी से है, तो सिडबी को भी ये मतलब ब्रॉड बेस करना चाहिए। अब सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो रही है तो वहाँ से फंड रिलीज नहीं हो रहा है डेट के, तो उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें टैक्स में भी सब्सिडी मिलनी चाहिए स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, फंडिंग को लेके और कोई यहाँ पे पॉइंट? जी, मैं हेमंत वडालिया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वडोदरा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। MSME के लिए स्कीम तो बहुत बनती है, लेकिन सबसे अगर दुख की बात यह है कि वो स्कीम कागज़ पे ज़्यादा रहती है, उन तक पहुंचती नहीं है, या तो कम्युनिकेशन गैप है या कुछ दूसरा कुछ है, वो मालूम नहीं पड़ रहा है। वो एक करने की बात है। दूसरा, हम बाबू राज की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबू राज खत्म होता दिख नहीं रहा है, सिंगल विंडो की बात नहीं हो रही है।
तो उस पर भी ध्यान देने की एक जरूरत है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग की हम लेकिन लगातार यहाँ पे बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंसिंग को लेकर के किस तरह से हम दुरुस्त माहौल को क्रिएट कर सके। कई सारे सवाल जो कि जनता जनार्दन ने पूछे हैं, इसको चर्चा में शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी पर जो पैनलिस्ट से सवाल पूछे गए हैं उस पर जवाब सुनने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। 2 महीने का हो गया, ख्याल रखो अपना। नाम सोचा? सोचना क्या है, राजा बेटा है तो नाम भी राजा ही होगा। राजा। और अगर बेटी हुई तो? बिल्कुल नहीं, नाक कट जाएगी पूरे खानदान में। भैया को भी बेटा ही हुआ है, खानदान में इज्जत रखनी है। बेटी हुई तो देख लूंगा क्या करना है। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। औरत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहां गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मुझे मिला। मुझे भी मिला। और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। मम्मी आपके पास आधार है और पापा के पास भी, तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए और चुटकी का भी। जी हाँ, नवजात शिशु का भी आधार बन सकता है। इसके लिए आधार केंद्र अथवा स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में लगने वाले शिविर में जाएं। ये पूरी तरह से निशुल्क है। मेरे बच्चे की सही शुरुआत, मेरा आधार, मेरी पहचान। हेलो, लड़की है मामा जी। क्या खबर पक्की है? हाँ जी। तू क्लिनिक में रुक, समझ गया? चलो ठीक है। वो लड़की है जी। महेश सोच क्या रहा है? बहू को तैयार कर जल्दी। अरे जल्दी कर, डॉक्टर अपने अरुण मामा जी की पहचान क्या है? रजनी तैयार हो जाओ, क्लिनिक जाना है। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। औरत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। Your business needs a reliable and cost-efficient delivery solution. Introducing Express Parcel and Business Parcel. Your customer selects the product. Our pickup service collects it from you and provides fast, secure and economical delivery at your customer's doorstep. We also collect cash from them and offer you fast cash remittance service. Now enjoy the growth and success of your business with India Post Parcel Services.
Keep your business ahead. स्वागत है आपका एक बार फिर से बजट की इस बड़ी कवरेज में, जहां पे हम आईआईएम अहमदाबाद के कैंपस में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप्स आखिर क्या कुछ चाहते हैं इस बजट के अंदर। फाइनेंसिंग को लेकर के कई लोगों ने सवाल पूछाने की कोशिश की, उस फाइनेंसिंग के मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। थानवी साहब, चूंकि सिडबी से आप सिडबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइनेंसिंग की जो समस्या लगातार आती है, फाइनेंसिंग आराम से पहुंच सके लोगों तक, फाइनेंसिंग की ईजी मुहैया एक तरह से हो सके, उस दिशा के अंदर क्या कुछ आपको लगता है सरकार इस बजट में करेगी? देखिए, उम्मीद तो पूरी की जा रही है कि जैसा सवाल पूछा गया कि स्टार्टअप से रिलेटेड, गत वर्ष ही स्टार्टअप को लेकर के सिडबी ने एक बहुत अहम भूमिका अदा करी थी। जब स्टार्टअप इंडिया हमने एक पोर्टल स्टार्ट करा, उसके बाद अप्रैल में हम दूसरी पहल करी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्टैंड अप इंडिया लेकर के आए थे। तो अब समय आ गया है कि इनके अंदर में जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो उनको भी रियायतें देने के हिसाब से DIPP की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अब उनमें गत एक वर्ष का जो अनुभव हमारा रहा है उसको देखते हुए नए स्टार्टअप्स को किस तरह से आगे आने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी फंडिंग की नीड्स को एड्रेस करने के लिए इस बजट में किस तरीके के टैक्स के अंदर में कुछ छूट का प्रावधान दिया जाए, कुछ ऐसे और उपक्रम शामिल किए जाएं जिसके अंदर में कि उनको इक्विटी की सहायता ज़्यादा अच्छे से मिल सके। सिडबी को फंड ऑफ फंड्स का दर्जा दिया गया और हमारे पास में सरकार ने फंड्स पार्क भी करे हैं इसके लिए, जिसके लिए हम जितने वेंचर फंड्स बने हुए हैं, चाहे वो स्टेट स्पेसिफिक हो, राज्यों के अधीन हो अथवा सेक्टर स्पेसिफिक हो, उनको सिडबी ने एक अलग से आर्म बना रखी है, सिडबी वेंचर करके, जो इस पूरे प्रक्रिया को अपना एक दिशा देती है और फंड्स भी मुहैया कराती है। तो उसमें भी कुछ और तरह की रिलैक्सेशन हमें उम्मीद है इस बार के बजट में आएगी। भाग्येश जी, मान के चले क्या फंडिंग इतनी आसान है? जो लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं, आप तो एक महिला एंटरप्रेन्योर भी रही हैं, क्या फंडिंग आसान है? लेकिन अगर नहीं है तो उसको आसान करने की दिशा के अंदर सरकार क्या कुछ रियायतें अब दे सकती है? क्योंकि काफी ज्यादा कवायद या फिर फोकस अब MSME को बढ़ावा देने पर है, तो फंडिंग आसानी से हो सके, कम ब्याज दरों पर हो सके, इसके लिए क्या कुछ रोड मैप हो सकता है? एक्चुअली भारत बदल रहा है। मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की थी तब मैं 23 साल की थी और तब कोई भी बैंक मुझे लोन देने को रेडी नहीं थी, बिकॉज मैं शादीशुदा नहीं हूँ और मैं मेरे पिताजी के नाम नहीं लेना चाहती थी और मैं महिला थी। पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज अगर कोई भी विमेन एंटरप्रेन्योर बैंक के पास जाए तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो वो सिस्टम जो है वो धीरे धीरे भारत में हो रहा है और आगे बढ़ेगा और प्रगति दिखेगी। मुझे कहना था ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के बारे में। हम सिर्फ फॉक्सकॉन का एग्जाम्पल ना लें, हम अगर गुजरात का एग्जाम्पल लें, देश के लिए गुजरात एक MSME के लिए मॉडल है। गुजरात में, मैं फार्मा इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ, गुजरात में 7,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हैं फार्मा इंडस्ट्री के। इसका मतलब गुजरात में 7,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसमें करीबन 90% MSME होंगे। मार्केटिंग गुजरात में सिर्फ 250 कंपनी करती है, यानी ये 250 कंपनियां जो मार्केटिंग करती हैं उनके लिए वो 7,000 से ज्यादा कंपनी माल बनाती हैं। ये गुजरात की फार्मा की ब्रांडिंग है। तो सरकार को ये इनिशिएटिव जरूर लेनी चाहिए कि हर बंदे को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाने की जरूरत नहीं है। किसी की मैं एक मार्केटिंग कंपनी हूँ पर क्वालिटी एश्योरेंस हमारा खुद का है। तो ऐसी कोई आइडिया ले आए जहां पे आप एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और मेरा 58 कंट्रीज में बिजनेस है। सो सिर्फ मार्केटिंग, जहां मैं करीबन 45 MSME कंपनियों से काम करती हूँ और इन्होंने जो मार्जिन की बात कही 1.8% प्रॉफिट एंड 26% प्रॉफिट, ये बात बहुत सही है कि जब आप मार्केटिंग करते हैं आपकी प्रॉफिट मार्जिन्स ज्यादा रहती है पर मेहनत भी उससे कई गुना ज्यादा रहती है। तो ये अगर आज यूथ की तैयारी होगी, इसमें सरकार बहुत ज्यादा फायदा यूथ को दे सकती है। जी हिमानी, क्या पॉइंट है? देखिए, फाइनेंसिंग की जब बात की जाए तो सबसे बड़ा जो बॉटलनेक SME को आ रहा है वो उनको फाइनेंशियल मार्केट का एक्सेस नहीं है। उनके लिए फाइनेंस लेना मतलब बैंक में जाना।
जब बैंक का हमने स्टडी किया तो ये पता चला कि बैंक की ये कंप्लेन है कि एक तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें एनपीए कम करने के लिए बोलती है, दूसरा स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि इंडिया में 80% स्टार्टअप फेलियर रेशियो है, तो बैंक को उनके ऊपर भरोसा नहीं जाता है कि भाई हमारी एनपीए बढ़ जाएगी। तीसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ब्याज दर, अभी ऐसी कंडीशन है कि दुनिया में भारत ऐसा देश है जिसका ब्याज का दर बाकी देशों से काफी ज्यादा है। अब एक तरफ आपका अगर आप 8%, 10%, 11% ब्याज पे करोगे तो उसके सामने आपको 12-13% का ग्रोथ चाहिए, सो दैट यू कैन मैनेज दिस कॉस्ट। ठीक है, वो कंडीशन अभी एसएमईज के लिए नहीं आ रही है। लेकिन जयनारायण व्यास जी, जैसे कि लोग बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग को लेकर के, किस तरह से आप एमएसएमई को बढ़ावा दे सके, पॉइंट ये भी है कि सरकार स्टार्टअप के लिए एक एग्जिट रूट भी लेकर के अब आई है, लेकिन फाइनेंसिंग की बात हम लोग करें तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या मोटे तौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए किया जा सकता है इस बजट के अंदर? देखिए, हम सिर्फ एक ही मुद्दे से न जुड़े। आज जो प्रश्न है एमएसएमई सेक्टर में, वो काफी बड़ी कैपेसिटी आइडल पड़ी है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है छोटे इकाइयों का बहुत कम है। तो मैं मानता हूं कि अगर मुझे आप पूछो तो मैं चाहूंगा कि ये जो स्टार्टअप वार्टअप की बात जो लोग कर रहे हैं, पहले तो आज भी इनके मुझे कई किस्से मेरे खुद के ध्यान में है, जबकि इनको ये पता नहीं है कि आज जमाना बदल चुका है। प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी यानी फिक्स्ड एसेट पे आप जो लघु इकाई की व्याख्या करते थे, वो अब आगे बढ़ चुके हैं हम। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जमाना है, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी के बिना भी आप उद्योग कर सकते हैं। देयर ट्राइंग टू सर्च कि आपके फिक्स्ड एसेट्स कहाँ है, सिक्योरिटी क्या होगी। अब ये इसके साथ जमाने के साथ चलना होगा, ये मेरी पहली ख्याल है। दूसरी बात, मैं बजट से चाहूंगा कि जो आइडल कैपेसिटी है, क्यों आपको एक नई कैपेसिटी एस्टैब्लिश करके एसएसआई नंबर लेना है? अगर आप मेरी आइडल कैपेसिटी है वो लीज कर सके तो आपको एसएसआई नंबर देने में क्या तकलीफ है? ठीक है, क्यों नहीं दे सकते? इफ आई एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ यू कि मेरी ये कैपेसिटी है, मेरी मशीनरी है, मैं 40% यूज करता हूँ, आप 20-30% यूज कर लो, तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो बैंक के एनपीए की जो चिंता है वो चली जाएगी, दूसरा छोटी इकाई है उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और तीसरा जो नई इकाई काम कर रही है वो मार्जिनल कॉस्टिंग पे उसको रेट्स मिलेंगे, तो उनके लिए भी ये कॉम्पिटिटिव होगा। तो मैं अपेक्षा करता हूँ ये बजट में इस तरह की कुछ इनोवेटिव प्रोविजंस आए कि जिससे इससे फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं, यू डोंट नीड ए पेनी फॉर मेकिंग ए फाइनेंशियल प्रोविजन। मगर जो छोटी इकाइयों का प्रश्न है वो आप हल कर पाओगे, और आज जो सिकनेस का सबसे बड़ा प्रश्न है, वो सिकनेस का जो प्रश्न है उसको आप ओवरकम कर लोगे। माई सक्सेस स्टोरी इज ऑन दिस आइडिया। ओके, बिफोर 20 years। ओके, जी अपना पॉइंट रेज कीजिए। पैनल डिस्कशन में जो बात हो रही है एनपीए की, मैं मानता हूं कि एमएसई सेक्टर के यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, जिन लोगों को फाइनेंस मिला नहीं, इसका किसी का अकाउंट एनपीए नहीं हुआ है। एनपीए हुआ है सिर्फ लार्ज कंपनी, बड़े कॉर्पोरेट से। बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट उठाया है, बिल्कुल। जो लार्ज कंपनी का एनपीए हुआ है वो 2-3 कंपनी के कारण पूरी इंडस्ट्री को ब्लैक लिस्ट किया जाती है। तो फाइनेंस की जो सिस्टम है ना, उसको बदलाव लाने की जरूरत है। गवर्नमेंट की स्कीम है ओके, लेकिन जो बदलाव लाने की जरूरत है, एसएमई सेक्टर को कैसे इजी फाइनेंस मिले, और दूसरे 3-4% एसएमई प्लेटफॉर्म भी आप लिस्टिंग करा सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। सेक्टर के नहीं, एसएमई सेक्टर को लिस्टिंग कराओ, सब है। हाँ। लेकिन जो एनपीए के कारण बैंकिंग जो एसएमई सेक्टर को बोल देती है कि आपकी इंडस्ट्री ब्लैक लिस्ट में, हम आपको फाइनेंस नहीं देंगे, तो क्यों ब्लैक लिस्ट में? 3 लोगों के कारण पूरी इंडस्ट्री क्यों ब्लैक लिस्ट होती है? क्या आप कह रहे हैं इंडिविजुअल बेसिस पे फाइनेंसिंग होनी चाहिए? ठीक है, फाइनेंसिंग का जी। आपने स्टार्टअप की बात की थी, तो यहाँ बजट में मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद क्रिएटिव आइडिया हो सकता है कि बहुत सारे एचएनआई हैं जो जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ा हाई है और वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको अगर बाय वे ऑफ एक्सपेंडिचर या किसी तरह से उतरे पोर्शन में जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने में अगर टैक्स की रिबेट दे दी जाए तो शायद ज्यादा लोग एनकरेज होंगे। ठीक है। और एक दूसरा मॉडल जो म्यूचुअल फंड का है कि म्यूचुअल फंड का एक एस्टेब्लिश मॉडल जिसके थ्रू इन्वेस्ट हो रहा है, उनको भी उस तरह का कुछ रूट दिया जा सकता है जो एक पार्ट पोर्शन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें और इन टर्न उनको कुछ टैक्स और उनको रिबेट मिल जाए। ठीक है। एमएसएमई में ऐसा होता है कि
उनको मटेरियल जो परचेज करना होता है वो बड़ी कंपनी से लेना होता है, तो वहाँ बड़ी कंपनी की पेमेंट टर्म्स आ जाती है कि भाई अगेंस्ट डिलीवरी पेमेंट करना पड़ता है, और जब सप्लाई करना पड़ता है तो वो भी बड़ी कंपनी को देना पड़ता है, तो वहाँ उनकी पेमेंट टर्म्स आती है कि भाई हम 90 दिन में पेमेंट देंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई 45 डेज में उनको पेमेंट करना है, लेकिन आज की तारीख में कोई भी बड़ी कंपनी 45 डेज में पेमेंट नहीं करती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ करना चाहिए। तो आप चाहते हैं रीपेमेंट की जो मियाद है इसको बढ़ा दी जाए। ठीक है, एक पॉइंट मेरे पास एक आइडियल एग्जांपल है, यंगस्टर स्टार्टअप है जिन्होंने शुरू किया है और 2014 के बाद में अब एक और अपना स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं। उज्जवल, क्या कुछ आपको लगता है, बताइए कि आसान है अब स्टार्टअप करना और प्रॉफिट्स कमा रहे हैं आप? So one thing is that of course there is money in the startup business, a lot of money to be made. However, I still feel there is a lot of scope to be done, especially in the government side of things. So Startup India, in fact, one of the major initiative was to promote B2G segment, business to government segment. However, still there is a lot of non-transparency in place. So my expectation, maybe not in the budget perspective, but how in the larger policy aspect, would be to have more transparency in place, so that if I want to do business with government or bureaucracy, the tendering process or whatever the process is to be followed, that should be more streamlined and तो आप कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पे फोकस हो और ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। ओके, योर पॉइंट। सम्मानीय मंच और आदरणीय सभा, आपके माध्यम के द्वारा इस बजट 1 फरवरी 70 इयर्स के बाद इंडिया को अगर टेक ऑफ करना है तो कुछ डेफिनेशंस जो एमएसएमई की बनी हुई है, एमएसएमई को रिप्रेजेंट करता हूं, माई सेल्फ रिनेश शेखानी फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एमएसएमई की जो बेस्ड डेफिनेशन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़ की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि इस डेफिनेशन के बारे में काफी चर्चा हो रही है कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, तो जो ऑलरेडी इस लिमिट के अंदर हैं वो ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट हो सके, तो ये 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़ की लिमिट हो, क्योंकि मशीन्स एक्सपेंसिव हो गई है, कैपिटल एक्सपेंशन एक्सपेंसिव हो गया है आदरणीय मंच। तो ये रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम के द्वारा अगर ये गूंज वहां पहुंच सके तो 70 इयर्स के बाद में अब अगर ये लिमिट नहीं बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी? तो ये 38% जो एमएसएमई कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसे हम 40, 45, 50 तक ले जाएं, और इसके साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंस की जो आप बात कर रहे थे कि फॉरेन में आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, 3, 4%, जापान में नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसी कंपैरिजन में आज हम 12, 13, 14%, एटलीस्ट 10 से 12% तो मिनिमम है। उस रेट में कम से कम 7 या 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम ज्यादा चुका रहे हैं एमएसएमई वाले, वो हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस पे आवे तो एमएसएमई और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी को कर सकता है। 1 फरवरी से बहुत एक्सपेक्टेशन है, कई सारे एक्सपेक्टेशन है, कई सारे बदलाव भी है। भाग्य जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं थानवीज आपके पास जाने की कोशिश करता हूं। फाइनेंसिंग की लगातार बात की है, 14-15% पे यहाँ ये लोग को लोन मिल पाता है, फिर अपना व्यापार शुरू कर पाते हैं, कंपेटिटिवनेस वहीं से शुरू हो जाती है इनिशियल लेवल पे। चाइना जैसा देश या फिर और भी कई कंट्रीज का अगर हम उदाहरण ले ले, 4-5% की अगर वहां पे लोन मिल रहा है, क्या इस बजट में मान के चले ये एक गाइडलाइन, एक रोड मैप या दिशा मिलता हुआ दिखाई देगा कि आपको जो ब्याज दर है वो कम होती हुई दिखाई देंगी यहाँ से? क्या ये पॉसिबिलिटी रहेगी इस बजट के अंदर? बिल्कुल, ये आपने अभी गत 2 माह का जो पॉलिसी निर्णय लिया गया था और उसके बाद जिस तरह से बैंकों में पैसा आया है, और उसके पश्चात साल के शुरुआत में ही जो नववर्ष की सौगात में एक कहूँगा कि अधिकतर बैंक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, उन्होंने अपनी जो MCLR रेट्स है वो सारी रेट्स घटानी आरंभ कर दी है। बिल्कुल। और सिडबी जो कि शायद काफ़ी गिनी चुनी वित्तीय संस्थानों में से एक अभी रही है, और हमारा पूर्णतया फोकस जो है वो केवल SME सेक्टर पर है। हम शायद इस वक्त देश के एकमात्र ऐसी संस्था है जो सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट पर भी लोगों को ऋण मुहैया करा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो जहां मैडम बैठी हैं, उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने की दिक्कत आती है या SMEs को फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है। आज एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म स्टैंड अप इंडिया के रूप में आया है, जिसके अंदर में कि महिला उद्यमियों के लिए तो बहुत ही आकर्षक उसके अंदर में व्यवस्थाएं कर रखी है। ऑनलाइन व्यवस्था भी है, ऑफलाइन भी है, लोग बैंक में जाके कर सकते हैं। इसके जरिए आपको 1 करोड़ तक के ऋण उपलब्ध हो सकते हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग के हो, किसी भी क्षेत्र में हो। उसके अलावा जो स्टैंड अप का है, जो टेक स्पेस पे आज बात करी गई है, स्टैंड अप सिडबी स्टैंड अप करके हमने जो पोर्टल बनाया है, उसका उद्देश्य भी मुख्य तौर पर यह है कि हम कन्वर्जेंस लेके आ पाएं, जिसमें इन्वेस्टर्स भी हो, जिसमें लेंडर्स भी हो, जिसमें
मेंटर्स भी हों, जो भी सेक्टर से टेक सेटअप से कोई आ रहा है तो उसको एक गाइडेंस की आवश्यकता होती है कि मुझे फला स्टेज पे किस किस संस्था से संपर्क करना चाहिए, उस सब की व्यवस्था हमने उसमें भी कर रखी है। तो अब एक वेब पोर्टल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इससे पहले मैं आप सबके पास आऊंगा। सबसे पहले व्यास साहब के पास जाने की कोशिश करूंगा। हमने देखा कि पिछले 2 महीने में लेस कैश अर्थव्यवस्था के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहा है। अगर एमएसएमई सेक्टर एक तरह से अब इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की तरफ अगर बढ़ रहा है, तो जो क्या मान के चले कि कुछ डिजिटल लेवल पे भी कुछ इंसेंटिव्स या रियायतें मिल सकती है? क्या सरकार के पास वो ऑप्शन होगा इस बजट के अंदर कि एमएसएमई सेक्टर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आने के लिए कुछ अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स मुहैया कराए? क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी सर्व कर चुके हैं, क्या ये मान के चले ऐसे कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं? देखिए, जहां तक डिजिटल व्यवस्था का सवाल है, आपको शायद ख्याल होगा कि जो कारोबारी है उनका टर्नओवर से सर्टेन परसेंटेज के मुताबिक असेसमेंट किया जाता था। वो परसेंटेज के मुताबिक जो उनके आय के ऊपर जो रियायत लगनी है उसमें 2% की अगर आप डिजिटाइजेशन पे जाते हैं छूट मिल जाएगी। तो रियायत मिली हुई है। हाँ। ये अब सरकार ने ये अभी ऐलान किया है, अभी अनाउंस किया है। मगर मैं फिर से कहूंगा, मैं 1980 से केंद्र सरकार के बजट को एनालिसिस करता आया हूँ। ये मेरा ये बजट आएगा तो 37th ईयर होगा इन ए रो। देखिए, हम अगर ये सोचे कि हर चीज कुछ न कुछ रियायत से जुड़ेगी या कहीं न कहीं कुछ आपको, तो कई स्कीमें हैं, ऐसा नहीं है कि स्कीमें नहीं है। सवाल ये है जो ये बड़ौदा चैम्बर के साहब ने, वडालिया साहब ने जो खड़ा किया था कि ये जो आपको लिए बना है आप तक पहुंच नहीं पाता। और जो बात कही गई थी छोटी इकाइयों का, प्रश्न ये है कि वो बड़ी इकाइयों को माल देते हैं और माल देते 90 दिन में किसी को पेमेंट नहीं मिलता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको 180 दिन तो लग ही जाते हैं आपको जाने का, काउंटर पे पूछने का मेरा चेक तैयार है, नहीं है तो वापिस आने का। अगर वहां झगड़ा किया आपका सप्लाई बंद हो जाएगा, आपका 6 महीने का पेमेंट वहां रुका है। सोल्यूशन बताइए फिर इसका क्या सोल्यूशन ये है कि ये आपको या तो जो बड़ी इकाई है उनके ऊपर आप कंपल्शन लाइए कि आपके जो आप 45 दिन में पेमेंट करने के लिए जो आपको कहा गया है उसके बाद के जो पेमेंट आप करते हो उस पर आपको कोई टैक्स रियायत नहीं मिलेगी। यू विल हैव टू गो फॉर सम नेगेटिव मेजर्स टू प्रमोट some positive incentive to this small and medium scale unit। ये इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, लेकिन जो एंड यूजर है ना, जो एमएसएमई की अगर बात की जाए, इसको फाइनली जो बेनिफिट मिल सके सरकार की तरफ से, क्योंकि एक एंड यूजर इसको मैं मान के चल रहा हूं, उसके लिए क्या सोल्यूशन है? कोई बिग आइडिया हो क्या कुछ हो सकता है? See, there are direct measures and indirect measures। अभी एक एक्स बैंकर ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा पोर्टफोलियो। काफ़ी ऐसी कंपनीज है जो आजकल एक पीएमएस कहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम, जो वो उसमें सिर्फ स्टार्टअप को सिलेक्ट कर रही है, 6 कंपनी या 10 कंपनी ऐसी पीएमएस बने जिसमें स्मॉल स्केल कंपनीज हो। तो सरकार क्यों ना ऐसा बजट में स्टेप ले कि अगर वैसा पीएमएस है जिसमें सिर्फ स्टार्टअप कंपनियां हैं या सिर्फ स्मॉल स्केल कंपनीज है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट पे, अगर पीएमएस है तो वो बिजनेस इनकम कहलाती है, तो उसके इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। जब उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, ऐसे बजट में प्रोविजंस लिए जाएंगे, तो जो पीएमएस है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को न कॉन्सेंट्रेट करते हुए वो स्मॉल स्केल और स्टार्टअप पे भी लिया जा सकता है। ये 5 दिन पहले मेरे को किसी ने प्रपोजल दिया था तो ये आइडिया आ गया। तो ये एंड यूजर को ऐसे इनडायरेक्ट बेनिफिट भी दिए जा सकते कि जो भी उस पीएमएस में इन्वेस्ट करेगा उसे टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरी बात, जो बड़ी कंपनी, हमें पता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो बड़ा चंद्राकार है और उसमें कई छोटे चंद्र हैं, वो स्मॉल स्केल कंपनी है। जैसे इन्होंने डायमंड एसोसिएशन ने अभी कहा कि जो एनपीए है वो शायद एक इंडिपेंडेंट स्मॉल स्केल कंपनी नहीं है, वो उस लार्ज स्केल कंपनी की डिपेंडेंट वेंडर सप्लायर है, जो वो बेचारी वो भी एनपीए आ जाती है। तो सरकार को ये भी मेजर लेने होंगे कि कोई भी कंपनी वो अगर लार्ज स्केल एनपीए की
वजह से अगर सफर करती है तो उसको भी आपको स्टिमुलस दे के उसे भी बचाना होगा और उसके लिए भी मार्केटिंग करनी है। क्या बात करें कि वो स्टिमुलस दीजिए फिर बचाइए। हिमानी आपके पास आएंगे, यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी एक मुद्दा उठा था। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पोर्शन पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं और बजट पर, ये जो कैंपस बजट कार्यक्रम है इसमें लगातार ये कवरेज जारी है। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। हेलो पापा, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा घर पहुंची कि नहीं? रास्ते में हूँ, आज ऑफिस में लेट हो गया था। ऐसा क्या काम आ गया आज? बेटा 12 बज रहे हैं। लास्ट मिनट ऑफिस में काम आ गया था, फोन नहीं कर पाई। अच्छा घर कैसे जा रही हो? मैंने टैक्सी ले ली है। ऑफिस से कोई है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले हूँ। अकेली? टैक्सी में इतनी रात में? अरे पापा आप सुनो तो मेरी बात। पापा सुनो, टैक्सी का नंबर नोट करो। 1 सेकंड होल्ड करो। नहीं मुझे बताओ टैक्सी का नंबर। चलो। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को ठीक से घर पहुंचा दूंगी। जितनी ज्यादा औरतें होंगी ये दुनिया उनके लिए उतनी ही बेहतर होगी। चलिए इस दुनिया में बेटियों की जगह पहचानें। उतार दे, छोड़ दो उसे, अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी? ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, न यहाँ न और कहीं। अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी, वो भी जुर्म था। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भेजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? अरे सुबह सुबह इतनी जल्दी मचा रखी है। हाँ बाय पापा। आप में से कौन कौन विदेश में हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है? मैडम इंटरेस्ट कितना होगा? जो भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जैसी हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है, उसके इंटरेस्ट पर सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट अब सरकार चुकाएगी। मदद हमारी, मंजिल आपकी। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। हेलो, लड़की है मामा जी। क्या खबर पक्की है? हाँ जी। तू क्लिनिक में रुक, समझ गया? चलो ठीक है। वो लड़की है जी। महेश सोच क्या रहा है? बहू को तैयार कर जल्दी। अरे जल्दी कर, डॉक्टर अपने अरुण मामा जी की पहचान क्या है? रजनी तैयार हो जाओ, क्लिनिक जाना है। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। Your business needs a reliable and cost-efficient delivery solution. Introducing Express Parcel and Business Parcel. Your customer selects the product. Our pickup service collects it from you and provides fast, secure and economical delivery at your customer's doorstep. We also collect cash from them and offer you fast cash remittance service. Now enjoy the growth and success of your business with India Post Parcel Services. Keep your business ahead. स्वागत है आपका एक बार फिर से बजट कैंपस में, जहां हम लगातार इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर अगर नई जान फूंकनी हो तो सरकार क्या कुछ कदम ले। लेस कैश अर्थव्यवस्था के ऊपर सरकार का लगातार फोकस है, लेकिन किस तरह से एमएसएमई सेक्टर जो कि अब ग्रेजुअली इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की तरफ
बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसको नई जान देने के लिए, नई जान फूंकने के लिए उसमें क्या कुछ किया जा सकता है, चर्चा इस पर लगातार जारी है। हिमानी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लगातार जो हमारी ऑडियंस है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम लोग बात कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। हम सिंगापुर जैसे देश की बात करते हैं, 4 से 7 दिन में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। जो यंग स्टार्टअप्स हैं या फिर एमएसएमई हैं, क्या वो ये देश उस दिशा में आगे बढ़ पाएगा? सबसे पहली जो शुरुआत अभी भारत में हमें करने की जरूरत है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पेपर पे ना रख के इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। ठीक है। तो ये बजट में से स्टेप 1, 2, 3 अगर आता है कि ये प्रोसेस को हटा दिया गया, ये प्रोसेस को हटा दिया गया, ये सीधा आप रजिस्ट्रेशन कर लो, सीधा आपको लाइसेंस मिल जाए, उन सब की चीजों की उसके लिए मेहनत लगेगी, पर वो एक अब चीज इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे आ जाए, ऐसा अभी लग रहा है कि थोड़ा सा ब्रांडिंग हो रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, पर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर नहीं आ रहा है। ठीक है। दूसरा मैं जो इनके मुद्दे पे आना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये डिस्कशन हो रहा है कि एसएमईज को रीडिफाइंड किया जाए। भारत एक ऐसा देश है जहां पे फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन ली जाती है, बाकी सब जगह पे एम्प्लॉइज और टर्नओवर को लेके एसएमईज को डिफाइन किया जा सकता है। तो अब ये शायद टाइम आया है कि जब हम एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और सेल्स टर्नओवर को लेके एसएमईज को डिफाइन कर दे। ठीक है, लेकिन दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा। हम लोग लगातार लेस कैश की बात करते हैं, इन्होंने जॉब क्रिएशन की भी बात कर दी कि जॉब क्रिएशन अब करने की जरूरत है, और यही सेक्टर है क्योंकि जॉब क्रिएट करेगा। लगभग 1 करोड़ लोग हर साल वर्कफोर्स में ऐड हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि एमएसएमई सेक्टर में ज्यादातर लोग कैश में डील करते हैं, कैश में पेमेंट लेना पसंद करते हैं। क्या ये इसके विरुद्ध नहीं जाता है लेस कैश अर्थव्यवस्था की तरफ, और सरकार इस दिशा में कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आएगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो वर्कफोर्स है, जो जॉब क्रिएशन है, वो ऐसा हो कि ज्यादातर आप डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ सके? हम डायमंड इंडस्ट्री की जो बात करें तो डायमंड इंडस्ट्री पूरे गुजरात के अंदर रूरल एरिया के अंदर पूरी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है। आज रूरल एरिया के अंदर एग्रीकल्चर और डायमंड दोनों बिजनेस साथ में लोग करते हैं। सुबह में एग्रीकल्चर का काम करते हैं, दोपहर का बाद में डायमंड पॉलिशिंग का काम करते हैं। तो कैशलेस की जो हम बात करें, आज हम भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जो ये स्किल बेस्ड वर्कर इंडस्ट्री है, वर्कर चॉइस करता है मालिक को मुझे कहाँ काम पे जाना है। तो आज वर्कर की पहली डिमांड है कि हमको प्रोविडेंट फंड नहीं भरना है, हमको ईएसआई नहीं भरना है, हमको आपके पास कैश पैसा है तो ही हम काम पे आएंगे। ये जो डिमांड वर्कर की है, और गवर्नमेंट ने जो अभी सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार के वही मैं बोल रहा हूँ, सरकार से ये चाहते हैं कि जो कैशलेस की बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री रूरल एरिया में वहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम नहीं है वहाँ, जो 1, 2, 3 बैंक तालुका लेवल पे है, तो वहाँ डेवलप करना चाहिए सिस्टम। और जो प्रोविडेंट फंड ईएसआई, उसमें भी बजट के अंदर एसएमई सेक्टर को जिसके साथ जुड़े हुए वर्कर, उसको मैं राहत देना, उसमें जो परसेंटेज वाइज है वो परसेंटेज वाइज कम करना चाहिए। स्टार्टअप सिर्फ ये फोन से डिफाइन नहीं है। क्या टेक्नोलॉजी ही सिर्फ स्टार्टअप को डिफाइन करता है? सारे कंपनीज स्टार्टअप माने जा सकते हैं। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट होगा टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर कि वो एक ऐसा प्लान निकाले जिससे कि वो इन एमएसएमई में इन्वेस्ट करे, ताकि इससे मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। बहुत सारे यूनिट का ऐसा एक्साइज और वैट में क्रेडिट है, और फिर भी उनको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, इनका इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो गवर्नमेंट शुड हैव सम मैकेनिज्म दैट वाई डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी क्लब टुगेदर, कि अब गवर्नमेंट को पैसा लेना है और यहाँ गवर्नमेंट को पैसा देना है, तो यहाँ 6% रिफंड मिलता है, इधर 18% इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो डायरेक्ट टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स के सामने एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो आपको क्लब करना है, और ठीक है। आई हैव अ 2-point सजेशन फॉर द गवर्नमेंट टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग। नंबर 1 कि एक ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कोई भी नया होता है इन स्मॉल माइक्रो स्टार्टअप, single registration. And second suggestion is 3-year tax holiday whatsoever, indirect or direct. From 4th year onwards, compliances जो लगते हैं उनको भी लगे, they will get a breather. इनफॉर्मल इकोनॉमी में से फॉर्मल के अंदर कन्वर्ट करने का एक उनको इच्छा भी होगी, एंड इट विल ईज द स्टार्टिंग प्रेशर्स ऑफ स्टार्टिंग एनी इंडस्ट्री। फ्रॉम 4th ईयर जो भी सब करते हैं इंडस्ट्री, उनको भी मिले ऐसा। तो 2 बड़ी बातें आपने बोली हैं। एक तो सब चीज की सिर्फ एक ही जगह पे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर सब कुछ हो जाए, वही यूएन की बात भी कर रहे थे। लेकिन आप पैनलिस्ट के लिए ओपन है, आप जो भी सवाल को एड्रेस करना चाहते हैं, आपको लगता है। जी हिमानी जी। अबाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखिए ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग हैं।
इनफैक्ट प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया में कि हमारा डायरेक्ट टैक्स का बेस बहुत कम है, जबकि वो ज्यादा होना चाहिए ताकि वो प्रोग्रेसिव, मतलब जिसकी इनकम ज्यादा है उसके ऊपर से ज्यादा टैक्स लो। जब इनडायरेक्ट टैक्स हम ज्यादा लेते हैं तो जब मैं एक दूध का पाउच खरीदती हूँ तो मैं भी उतना ही टैक्स पे करती हूँ और रोड साइड बैठा हुआ बंदा भी उतना ही टैक्स पे करता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्चुअली शुड गो डाउन। अब जीएसटी की वजह से हम होप कर सकते हैं कि वो हो सकता है, तो पहले वो नहीं हो सकता है। दूसरा एक प्रॉब्लम जो इंडिया के साथ रहा है कि भारत सरकार ने, जब वैट भी नहीं था उसके पहले की बात है, कि हमने एक भी रास्ता छोड़ा नहीं था टैक्स लेने का। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग पे भी डाला, हमने इंपोर्ट पे भी डाला, हमने सेल्स पे भी डाला, क्योंकि हमारे पास जो इनकम टैक्स पेयर थे वो कम थे। तो सरकार के लिए यही एक जरिया था टैक्स कलेक्शन का। तो इसीलिए पहले से अनफॉर्चुनेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसका भार एडवांस कंट्रीज में ऐसे सिस्टम है कि मैंने 5 रुपए का एक चीज खरीदा तो उसकी प्राइस 5 रुपए ही है, 5 रुपए के ऊपर फिर मुझे पता है कि मुझे कितना टैक्स पे करना है। जबकि हमारे यहाँ एमआरपी होता है जिसमें प्राइस के अंदर टैक्स होता है, तो हमें एक्चुअली पता नहीं चलता है कि कितना टैक्स जा रहा है। अगर ऐसा बाइफरकेशन किया जाए तो सिस्टम काफी सिंप्लीफाई हो सकती है। की तरफ है, जो भी टैक्स दिया जाए उसकी क्लैरिटी हो। देखिए मैं जहाँ तक समझती हूँ एसएमईज को, उनको अमाउंट ऑफ टैक्स से कम प्रॉब्लम है, प्रोसेस से ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोसेस की बात की, लेकिन ठीक है जयनारायण जी आपके पास आने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज कुछ हमारे पास आए हैं कि तमाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, चाहे कोई भी यूनिट हो एसएमई की, उसको एक जगह ला करके खड़ा कर दिया जाए एक प्लेटफॉर्म पे। क्या ये पॉसिबिलिटी होगी? सेगमेंटेशन करना फिर बाद में दिक्कत नहीं हो जाएगी? क्या वो एक चैलेंज नहीं हो जाएगा अलग अलग सेक्टर्स को? मैं 3 मुद्दों पे मेरी बात रखना चाहूंगा। पहली बात तो जो भाई ने कही कि शुरू करने के बाद भी ये छोटी इकाइयां हैं, उन पे 30 दिन में 31 इंस्पेक्टर आते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक दिन ESIPF वाला आएगा, एक दिन बॉयलर इंस्पेक्टर वाला आएगा, एक दिन और कोई आएगा। 30 दिन में 31 इंस्पेक्टर उनके वहाँ आते हैं और हर एक का तय होता है कि अगर आपको, और हमारे वहाँ कायदे इसे बने हैं कि अगर आप चाहो तो अगर आप यहाँ से वहाँ जाते हो उसमें भी आपको 3 फॉल्ट आ सकती है। तो ये मुद्दा जो है बिल्कुल सही है। एक ही जगह से, एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी से जब तक एसएमई को और माइक्रो यूनिट्स को आप मॉनिटर नहीं करोगे, इनको चाहे कितने भी इंसेंटिव दो, इनकी जो तकलीफें हैं वो कम नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात, हम टैक्स की बात जब करें तब हमें ये एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं करनी चाहिए। ये लोगों को भड़काने वाली पॉपुलिस्ट बातें हैं। जहां तक टैक्स जीडीपी रेशियो का सवाल है, भारत में टैक्स जीडीपी रेशियो कई देशों से कम है। हमारे यहाँ टैक्स ज्यादा नहीं है। ये बात ही गलत है कि हमारे यहाँ टैक्स ज्यादा है। वी आर वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स जीडीपी रेशियो कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हम क्या बात करते हैं ये चीजों की, वो चीजों की, ये बात सही नहीं है। क्लिंटन का जब कैंपेन चल रहा था 1992 में, आई वॉज एट द वर्ल्ड बैंक, उनका स्लोगन था, इफ समबडी वांट्स द फैसिलिटी समबडी हैज टू पे। तो अगर आप ये चाहो कि वित्त मंत्री आपको ये रियायतें दे तो कहां से लाके देंगे, वो भी आपको बताना होगा। तीसरी बात जो भाई साहब ने कही, मैं नहीं मानता, मैं मेरी पूरी जिंदगी उद्योगों को सलाह देने में गई है। मैं नहीं मानता 3 साल में कोई टैक्स भरता है। अगर आप 3 साल नहीं 5 साल भी दे दो तो वो कैपिटलाइजेशन करके ये डिडक्शन लेके वो सिवा कि आप ट्रेड में हो भागेश जी की तरह, तो पहले दिन से आप प्रॉफिट ही करते हो, लॉस करने वाला लॉस करता है। ठीक है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है, वो पहले भी ATHS से लेके कई बेनिफिट दी गई थी, वो उपयोग में नहीं आती। ठीक है। मैं मानता हूं कि छोटी जो इकाई है, गुजरात में निरमा 100 स्क्वायर फीट में, 100 स्क्वायर फीट में शुरू हुआ था। रिलायंस कुल मिलके 3,68,000 की कैपिटल में यहाँ शुरू हुआ था। रसना स्टार्टेड एज अ माइक्रो यूनिट। मैं नाम नहीं दूंगा। जो आप जो हर्डल्स की बात करते हैं ना, यहाँ एक उद्योगपति और औद्योगिक हाउस ऐसा भी है जिन्होंने शुरुआत की, फेल गए, वहाँ से माइग्रेट होके यहाँ आए, फेल गए, खुद बोन मेरो ट्रांसप्लांट के शिकार हो गए, ड्रग एडिक्ट हो गए, यहाँ से माइग्रेट किया, अपने वतन में गए। 1946 से 1978 तक 32 इयर्स वो स्ट्रगल करते रहे। आज वो सबसे बड़ा ये एक क्षेत्र का इंडस्ट्रियल हाउस है। तो एंटरप्रेन्योर तो वही है जो अपना रास्ता निकाल देता है, रास्ता निकाले। बिल्कुल सही बात आपने उठाई है।
तो आखिर का जो राउंड है इसमें कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं और हर किसी से एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वो बड़ा आइडिया हो, क्या आखिर वो बड़ा अनाउंसमेंट हो जो लगता है कि एमएसएमई सेक्टर में एक नई जान फूंक देगा। सर आपसे शुरुआत कर लेते हैं। एक गवर्नमेंट को इस बजट के अंदर एसएमई सेक्टर का जो बैंक किसी को भी फाइनेंस जिस सेक्टर में देती है वो तय होता है डायमंड इंडस्ट्री में 1000 करोड़ फाइनेंस करना है। तो गवर्नमेंट को ये बजट में प्रोविजन करना चाहिए कि 50% एसएमई सेक्टर को ही देना है, 50% लार्ज सेक्टर को देना है। ऐसे डाइफिकेशन होगा गवर्नमेंट की नॉर्म्स के आधार पे तो मैं मानता हूँ कि एसएमई सेक्टर को जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है शायद कुछ तक हल हो सके। ठीक है हिमानी जी। मैं ऐसा चाहूंगी कि हम सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज को आने के लिए रेड कारपेट ना बिछाए, हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसके ऊपर ज्यादा फोकस की जरूरत है उसके लिए भी एक प्रमोट किया जाए और सिंप्लीफिकेशन किया जाए। ठीक है भाग्येश जी। मेरा ये कहना होगा कि हम सिर्फ बजट एक साल की बात होती है, इस साल बात कर रहे हैं फिर अगले साल बात करेंगे, पर सरकार क्यों ना बजट आंकड़ों से आगे बढ़ के माहौल क्रिएट करे, एक ऐसा निर्भीक राज दे जहां हर बच्चा एंटरप्रेन्योर बनना चाहे और एंटरप्रेन्योर की हार से डरे ना, वो स्टिमुलस की बात ना करे, वो इंसेंटिव की बात ना करे, वो आइडिया की बात करे और सक्सेस की बात करे। वही देश को एक ब्रांड बना देगा और देश काफी आगे निकल जाएगा। सर जैसा कुछ एक श्रोताओं ने भी कहा, इस बजट के अंदर में देखिए रेसिपी पूरी तैयार हो चुकी है। जब मेक इन इंडिया आपने लॉन्च किया उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में एक नई ऊर्जा देखने को मिली है। एज अ बैंकर मैं जानता हूं कि हमारे पास में प्रस्ताव, नए प्रपोजल्स या नई यूनिट्स लगने के काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। उसी तरह लोग बाग एक्सपेंशन की भी बात कर रहे हैं। तो जैसा एक श्रोता ने कहा कि अब समय उपयुक्त है कि हमें जो डेफिनेशन है उनको भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। हम हर 5 साल में कोई ना कोई नई चीज़ लाते हैं, चाहे वो नई सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए लाते हैं, जो भी लाते हैं, इन्फ्लेशन लिंक करके एक डेफिनेशन का, हालांकि एक वर्क इन प्रोसेस है, चल रहा है, बट इसको उम्मीद करते हैं कि ये एक आएगा। दूसरा जो डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और सारे कैंपेन्स स्टार्ट किए गए हैं, अब इस बजट के अंदर में मेरे ख्याल से उसको स्ट्रीमलाइन करते हुए उसको और एक नए लेवल पर लेकर जाने के लिए किस तरीके के प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं वो एक बहुत अच्छा रहेगा। स्टार्टअप और स्टैंड अप ये 2 बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम रहे जो एमएसएमईज के लिए बहुत ही गेम चेंजर साबित होने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, उसको और कैसे आगे ले जाया जाए इसके बारे में मैं चाहूंगा कि बजट में क्या कुछ कंक्लूडिंग कमेंट्स होंगे। देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्री का मेन प्रॉब्लम जो है वो मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है। अगर इनको समय पे पैसे मिल जाते हैं और जैसे कि और लोगों को ट्रीट किया जाता है इनको भी वही ट्रीटमेंट मिलती है, तो मैं मानता हूँ कि इनमें दम है। ऐसा नहीं है कि अपना एसएमई सेक्टर कोई गया बीता है। सवाल ये है, स्कीम्स काफ़ी है, डिक्लेरेशंस भी प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी किए हैं, वित्त मंत्री जी ने भी ये बातें कही है, डिजिटलाइजेशन से लेके और कही। प्रश्न ये है कि कितनी स्फूर्ति से आप इसको जिस चीज़ के लिए, जिस उद्देश्य से उनकी बात कही गई है वो उद्देश्य तक ले जाते हैं। अगर हम वो उद्देश्य तक ले जाते हैं, मैंने स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री के साथ करीब 4 दशक से ज़्यादा समय से काम किया है, मुझे कतई कोई शक नहीं है कि ये क्षेत्र इस देश को और भी ज्यादा बिल्कुल ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है और शायद यही एक वजह है कि सरकार का फोकस भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो तमाम ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है और हमारा जो खास पैनल जो हमारे साथ जुड़ा है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो हमारा जो उद्यमी क्षेत्र है ये तो लगातार मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन जो हौसला देने की बात है वो अब सरकार के ऊपर देखने वाली बात है कि कितना हौसला वो दे पाती है इस बजट के अंदर, क्या कुछ ऐसे ऐलान करती है कि जो एमएसएमई सेक्टर है जिसे रीढ़ कहा जाता है अर्थव्यवस्था की, उसे हौसला मिल सके और उसमें नई जान आ सके। फिलहाल जो बजट का एक कार्यक्रम है बजट कैंपस, इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।